हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। तो आज हम देखेंगे कुछ इसके क्वेश्चंस और कुछ नए टॉपिक्स। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं उसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो बेसिकली फर्स्ट फार्मूला यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, विच इज़ क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, वेयर द वैल्यू ऑफ ई इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ओके, और कुछ यूनिटरी मेथड हम यूज़ करेंगे। So the first question is, which is bigger, a coulomb of or a charge of an electron? How many electronic charges from one coulomb of charge? So पहले इतने क्वेश्चन का तो आंसर है ऑब्वियसली 1 coulomb charge is bigger than the charge of an electron because the charge of each electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. अब यहाँ पे समझते हैं कि the second part of the question is how many electronic charges from one coulomb of a charge. Here we are going to use this formula, which is Q is equals to NE. Here Q is the total charge, which is 1 coulomb. N is number of electron जो हमें find out करना है. E is 1.6 into 10⁻⁻19. So here how we'll find N? 1 upon 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, which is 6.25 into 10⁻18. So here the second question is, a comb drawn through person's hair on a dry day caused 10⁻23 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज कैरी करेगा एक कॉम्ब। अगर एक जो पर्सन है उसके हेयर में से डेली कितने इलेक्ट्रॉन्स लीव होते हैं? 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। सो हेयर वी नीड टू फाइंड क्यू। एन इज इक्वल्स टू कितना दिया है यहाँ पे? 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ई हमें पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्यू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एन गिवन है, ई गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 coulomb फ्रॉम इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक बॉडी हर सेकेंड कितना चार्ज देती है? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हमें देती है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि एक सेकेंड में टोटल कितना चार्ज बॉडी हमें दे रही है। किस फॉर्मूले से? Q इज इक्वल्स टू NE से, जहाँ पे हमें n पता है कितना है? 10⁻9। E हमें पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे कितना चार्ज है? जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका चार्ज कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कोलम। तो एक सेकेंड में बॉडी हमें इतना चार्ज देती है। तो इट मीन्स 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना चार्ज दिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कोलम। तो बेसिकली हमें समझना है कि कितना 1 कोलम चार्ज के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। यूनिटरी मेथड से करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो कितना आ गया? 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फर्स्ट टॉपिक के, तो आप भी ट्राई करिएगा। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कोलम। ये वाला क्वेश्चन करना है, आंसर इसका ये है। ऑल राइट, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और वी कैन से द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। एक एग्जांपल हमने ग्लास रॉड वाला डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। द रॉक सॉल्ट आयनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन एज फॉलोज, विच इज़, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। तो क्या देखने को मिला है यहाँ पे? NaCl जब आयनाइज होता है तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस देता है। तो इनिशियली जब हम NaCl देख रहे हैं तो इसमें भी टोटल चार्ज कितना है? 0। इसमें देख रहे हो तो Na के पास कितना पॉजिटिव और Cl के पास कितना है? एक नेगेटिव का। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, टोटल चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो चार्ज कितना है? इसमें भी 0 है। थर्ड है
चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द फिजन ऑफ अ यूरेनियम न्यूक्लियस बाय एन न्यूट्रॉन। तो क्या होता है न्यूक्लियर फिजन में, क्या होता है न्यूक्लियर फिजन में, जब एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होता है दो छोटे न्यूक्लियाई में और साथ ही साथ कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो होता क्या है, यूरेनियम में हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं एक हाईली एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन से, तो हमें मिलता है वहाँ पे Ba और Kr, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स लीव होते हैं और एनर्जी साथ में लिबरेट होती है। तो यहाँ पे जो बेस में लिखा होता है वो बताता है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है जैसे 235 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये बता रहा है उसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपका कि टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो रिएक्टेंट में आपको देखने को मिल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है 92 + 0 विच इज़ 92। यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्ज कितना है 56 36, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है, वो भी आता है आपका 92। तो चार्ज क्या रहा आपका, कंजर्व्ड रहा। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारे एग्जांपल है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। मास क्या होता है, मास बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जिसकी हेल्प से आप वेट निकाल सकते हो किसी भी बॉडी का। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि जो मास होता है बॉडी का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट आप जब हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे रिलेटिविटी के बारे में, तो रिलेटिविटी में भी आपको देखने को मिलता है जो आपका जो मास होता है बॉडी का वो भी रिलेटिव होता है किसके, आपके स्पीड के। क्योंकि नॉर्मली हमारे आसपास की जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, काफ़ी कम होती है। मैक्स टू मैक्स कितनी होती है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो उससे तो कोई डिफरेंस नहीं आता आपके मास में। लेकिन मास का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है m=m0/1 - v²/c², जहाँ पे m होता है आपका जो एपरेंट मास आपको देखने को मिलता है, m0 आपकी बॉडी का मास एट रेस्ट, जहाँ पे v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो नॉर्मली हमारी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है कंपैरेटिवली c से। तो इस वजह से ये वाला जो टर्म होता है आपका v² और c² वाला, ये कितना होता है, लगभग आपका कितना आता है, 0 आता है। तो 1 - 0 1, √(1) कितना होता है, 1 ही होता है। तो लगभग रेस्ट मास आपका एपरेंट मास के बराबर आता है नॉर्मली। बट अगर आपकी वेलोसिटी कंपेरेबल हो जाए सपोज किसके, c से, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी v²/c² की। सपोज 0.5 मिलती है, तो आपका कितना हो गया, 1 - 0.5 रूट के अंदर। तो √0.5 की कुछ वैल्यू होती है, तो जितना भी वैल्यू आएगा तो इस बार क्या होगा, आपका जो एपरेंट मास आएगा वो आपके रेस्ट मास से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब मास आपका चेंज हो जाता है। तो मास जो होता है, मास आपका क्या होता है, चेंज हो सकता है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज विच इज़ बीइंग कैरिड बाय अ बॉडी, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। आप चार्ज को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वैल्यू ऑफ चार्ज सेम ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मास, सो मास ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है। सिमिलरली आपका चार्ज क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 का इंटीग्रली मल्टीपल होता है। लेकिन मास क्वांटाइज नहीं होता। थर्ड इज चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, लेकिन मास ऑफ बॉडी डिपेंड करता है, अभी हमने डिस्कस किया। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, मास नहीं रहता। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है दो चार्ज के बीच में, अट्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन बॉडीज़ के बीच में नॉर्मली अगर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे दे रखे हैं। चार्ज बॉडी ऑलवेज पजेस सम मास, लेकिन हर बॉडी जरूरी नहीं है कि मास क्या चार्ज को पजेस करती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, रिपल्शन लगाते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सब हम फाइंड आउट करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के अंदर। तो आपका कूलॉम्स लॉ क्या कहता है वो चीज़ समझते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। सो कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट
the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of their magnitudes of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब कि जो दो चार्ज बॉडीज़ हैं, यहाँ पे दे रखी है Q1 और दूसरी Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी दे रखी है, R दे रखी है सपोज, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस के। तो जब हम इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर देते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब आप हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे K क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा जो डिपेंड करेगा काफ़ी चीज़ों पे। ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस में भी करता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे भी करता है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जब K को हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो K की वैल्यू होती है वैक्यूम में वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पे 4 पाई क्या कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एक टर्म आया जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि अपने में से फ्री स्पेस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास होने देता है या परमिट करता है। तो ये तो एप्सिलॉन, तो बेसिकली ये तो हो गई फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो क्या किसी मीडियम की भी परमिटिविटी होती है, हाँ, उसको हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से। तो परमिटिविटी इस चैप्टर में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपको मिलेगा थर्ड चैप्टर के अंदर काफ़ी अच्छे से। तो परमिटिविटी की डेफिनेशन यहाँ पे क्या दी हुई है वो देखते हैं। परमिटिविटी की डेफिनेशन दी है, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम परमिटिविटी की हेल्प से आप क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में किसी भी मीडियम में फाइंड आउट करते हैं। तो यही बताया। तो अब यहाँ पे एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें बेसिकली हम फोर्स को कंपेयर करने वाले हैं दो चार्जेस के लिए। सपोज़ हमने दो चार्जेस लिए हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने रखी R। पहले हमने ये एक्सपेरिमेंट करा किसमें, वैक्यूम में, जिसकी परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे फोर्स मिलेगा जिसको हम दिखा रहे हैं फोर्स वैक्यूम से। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सेम सिनेरियो हम क्रिएट करने वाले हैं एक मीडियम में जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है। तो उसमें फोर्स भी आपका डिफरेंट आएगा जो होगा F मीडियम से, जिसको हम शो करेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब हम जो फोर्स हमें मिला था वैक्यूम में उसको कंपेयर करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे फोर्स जो हमें मिला था सेम सिनेरियो में एक मीडियम में, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली रेशियो है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का। ठीक है, इसका हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस में भी इसका हम काफ़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने कोलॉम्स लॉ में। तो कोलॉम्स लॉ में हमने निकाला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जब दो चार्जेस के बीच में लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हम कोलॉम्स लॉ से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमें पता है जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना मैग्नीट्यूड का होता है। तो अब हम कोलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म से फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी किसी भी वेक्टर की बात करें तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन की। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने बेसिकली वही करा, दो चार्जेस लिए Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी रखी है, R रखी हुई है। अब यहाँ पे हमने एक फोर्स देखा है F12। F12 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है किस पे, फर्स्ट पार्टिकल पे, किसकी वजह से, सेकंड पार्टिकल की वजह से। ठीक है, और सिमिलरली F21 यहाँ पे दिखा रहा है फोर्स जो कि एक्सपीरियंस किया जा रहा है सेकंड पार्टिकल के द्वारा, किसकी वजह से, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से। तो यहाँ बताया भी है F21 क्या है, फोर्स ऑन अ चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो वैल्यू कितना हो जाएगा,
फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कौलॉम्स लॉ से फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। साथ ही साथ क्या चाहिए होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, यूनिट वेक्टर। तो हम देखते हैं F12। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पे चार्जेस लिए हैं दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगा होगा, तभी फोर्स के डायरेक्शन बाहर को है। तो F12 को जब हम देख रहे हैं, F12 आपके बाहर को लग रहा है, उसके डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन को है हमारा यूनिट वेक्टर R21, यानी कि डायरेक्शन कहाँ से, सेकंड से फर्स्ट की तरफ को। तो हमने मल्टीप्लाई में रखा है उसके साथ R21, क्यों, क्योंकि उसी की डायरेक्शन किधर को है, F12 की तरफ को है। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12 कैप। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्स 1-2 की, तो उसका वैल्यू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इसके डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। जो पहले वाले की थी वो होगी R21, क्योंकि ये सेकंड से फर्स्ट की डायरेक्शन को लग रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है यूनिट वेक्टर का, क्योंकि पहला यूनिट वेक्टर R12 यहाँ पे है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में R21 के। और नेगेटिव ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करा जाता था, नॉर्मली हम किसी भी वेक्टर के नेगेटिव को नेगेटिव के साइन से इक्वल में रख सकते हैं। जैसे कि R12 है, उसको हम इक्वल कर सकते हैं -R21 से। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सिर्फ साइन में चेंज करना है। किसी R21 वाला जो आपका वैल्यू है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -R12। तो जब हम ये पुट करेंगे दूसरे फॉर्मूले में, तो हम यहाँ पे फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। F21 जो फोर्स लग रहा है सेकंड पे फर्स्ट की वजह से, वो इक्वल हो जाएगा -F12 के। यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अलग है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया कि आपका जो कौलॉम्स लॉ है वो ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में 11th क्लास में डिस्कस किया था, एक्शन जो होता है वो रिएक्शन के इक्वल होता है हमेशा। तो इस चैप्टर में इतना ही है। तो इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो कुछ ये हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है कि बेसिकली जो फोर्स होता है वैक्यूम में जो लगता है उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मीडियम में किस में चेंज हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन लिख देंगे, या फिर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के। तो एप्सिलॉन यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आ सकता है, एप्सिलॉन नॉट के। ये भी पुट कर सकते हैं हम एप्सिलॉन की जगह पे। दूसरा फॉर्मूला हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब यही प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, एक मीडियम में हो रही है। और कांस्टेंट जो हमने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम -2। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो कल को हम डिस्कस करेंगे जो इसके क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो तब तक के लिए बाय।